क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल का क्वेश्चन नंबर 4 आज हमारा ये टॉपिक है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होना जरूरी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड लायबिलिटीज। एसेट्स, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, आर फॉर रेवेन्यू, एल फॉर लायबिलिटीज, सी फॉर। अभी तक जो कुछ लोग डेबिट जब शॉर्टकट में लिखते हैं, जो एब्रिविएशन लिख रहे हैं वो डीई लिख रहे हैं। अपने टेस्ट देखो, जहाँ पर कुछ लोग डेबिट को क्या लिख रहे हैं, उसकी एब्रिविएशन डीई या डीबी लिख रहे हैं कुछ लोग। मैं यहाँ पर डीआर लिख रहा हूँ। अब ये भी किसी दिन डिस्कस करेंगे कि डीआर क्यों लिखते हैं, मतलब डेबिट में आर तो आता ही नहीं है। चलो क्रेडिट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्रेडिट का तो हम लिख रहे हैं एक्चुअली सीआर, इसमें तो आर आता है, डेबिट में तो आर आता ही नहीं, तो फिर हम लोग डीआर क्यों लिखते हैं, ये इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज टाइम शॉर्ट है, हम लोग इसी के रूल पे ही चलते हैं डायरेक्ट। एसेट्स में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट, एसेट्स में कमी, एक्सपेंसेस में कमी, दोनों क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। ये तीन चीजें इनका उलट चलेगी। रेवेन्यूज में कमी, लायबिलिटीज में कमी और कैपिटल में कमी, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। और रेवेन्यूज, कैपिटल, सॉरी रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल, इन तीनों चीजों में इजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं जिसमें पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उस एंट्री पे जब हम लोग पहुंचेंगे, ट्रांजैक्शन पे उस पर पहुंचेंगे तो वहां पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि पर्सनल यूज के लिए जब ऑनर कुछ चीजें लेता है कारोबार से तो वो क्या किस कैटेगरी में फॉल होती हैं और उनका अकाउंट कौन सा होता है और उसका डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या लगेगा। ठीक है, वो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एंट्री नंबर 6 है, वहाँ 5 है, वहाँ पर जाकर हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहली एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, एंट्री नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 1। बुक देते मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ट्रांजैक्शन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹220,000 इन कैश। मिस्टर बाबर ने इन्वेस्ट किए, ठीक है, कितने, 2,20,000 रुपए इन कैश, कैश की शक्ल में, यानी कि कारोबार में मिस्टर बाबर ने 2,20,000 रुपए कैश लगाया। तो ये ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाबर, तो ये कारोबार को शुरू करने के लिए कर रहा है। इन्वेस्टमेंट शुरू में ही होती है ना, शुरू में इन्वेस्टमेंट होती है, या अगर एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट हो तो फिर उसके साथ लिखा होगा कि मिस्टर बाबर ने मजीद एडिशनल इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आपको पता है कि कारोबार में जब भी मालिक कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कारोबार को शुरू करने के लिए कर रहा है या कारोबार को बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिस वजह से मर्जी कर रहा है, जब भी मालिक कारोबार में पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो वो उसका कैपिटल ही कहलाएगा। तो दो अकाउंट कौन से बने, क्या चीज लगाई है उसने, कैश, और दूसरी क्या बने, दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैपिटल। तो पहले एक चीज को देख लेते हैं, पहला अकाउंट कौन सा है, कैश। अब इसको देखते हैं कि ये डेबिट होना है या क्रेडिट। मैंने आपके सामने जर्नल का स्केच नहीं बनाया, अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, जर्नल का स्केच आप लोग वो परफॉर्मा जो है वो आप सही बना लेते हैं, आप मसला नहीं है। तो इसलिए मैं सीधा सीधा यूं एक लाइन लगा रहा हूँ, बस यूं समझो कि यहाँ पर सारे कॉलम वो बने हुए हैं। ठीक है, तो अब पहला अकाउंट ले लेते हैं, जो हमारा अभी जो सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं उनके अकाउंट इधर लिखने की जरूरत नहीं है। जी, जो हमारी कॉम्प्लेक्स किस्म की जर्नल एंट्री आएगी उसके अकाउंट इधर लिख के पूरा एनालिसिस करके हम जर्नल में पास कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये एंट्री नंबर 1 है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो पहला अकाउंट देखते हैं, कैश। पहला अकाउंट क्या आ गया, कैश। अब कैश अकाउंट है, इसका एलिमेंट क्या होता है, एसेट। कैश क्या चीज है, एसेट। तो कैश कारोबार में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें इजाफा हो रहा है। तो एसेट में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। इसका मतलब यहाँ पर डेट वाले कॉलम में आप लिखोगे नंबर, ये नंबर है ABC चल रहा है, 1 2 चल रहा है, 1 2 चल रहा है, तो नंबर 1। ठीक है, डेट वाले कॉलम में नंबर 1 लिख दिया। कैश अकाउंट हो गया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा था, कैपिटल। कैपिटल का एलिमेंट क्या होता है, कैपिटल ही होता है। अब इसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है, कैपिटल में इजाफा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, सेंटर से करके यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके नीचे आप ब्रैकेट लगाएंगे, नरेशन लिखेंगे और उसके नीचे फिर आप एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये डिटेल वाला कॉलम हो गया पूरा। लेजर फोलियो में इसको क्यों डेबिट किया, एसेट में इजाफा हुआ है, इसको क्यों क्रेडिट किया, कैपिटल में इजाफा हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,20,000 रकम है,
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो इसकी अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में आएगी 2,20,000। ठीक हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन देखें, दूसरी ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000 एंड क्रेडिट ₹36,000। ही परचेज गुड्स, क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं। और परचेज गुड्स कितने रुपए की? 44,000 की फॉर कैश, नकद, यानी कि 44,000 रुपए की गुड्स उसने खरीदी हैं नकद। एंड ऑन क्रेडिट कितनी है? क्रेडिट मतलब उधार, उधार कितनी है? 36,000 की। इसका मतलब उसने दो जगह से गुड्स खरीदी हैं, दो किस्म की गुड्स खरीदी हैं, नकद भी खरीदी है और उधार भी खरीदी है। अब जरा ध्यान रखना इधर, मैं इसकी कंपाउंड एंट्री करने लगा हूँ, इकट्ठी एक ही एंट्री पास करने लगा हूँ। ठीक है, और इसकी दो एंट्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले मेरे ख्याल से तो दो वाली एंट्री कर लें, दो एंट्रियां अगर कर लें। पहले देखिए उसने लिखा हुआ है कि गुड्स खरीदी है नकद 44,000, तो पहले उसको उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। फिर उसने उधार गुड्स खरीदी है 36,000 की, उसकी अलग एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, और अगर इकट्ठी करनी हो तो वो कैसे करते हैं, वो भी हम पास करेंगे। दोनों तरीकों से एंट्री करेंगे। लेकिन पेपर में अगर ये ट्रांजैक्शन आती है तो फिर आप एक ही काम करेंगे, या तो इकट्ठी एंट्री पास कर दो एक, या फिर दो एंट्रियां पास कर दो अलग अलग। ठीक है, पेपर में ये नहीं करना कि दो एंट्रियां अलग अलग भी कर दो और साथ कंपाउंड एंट्री इकट्ठी भी करो, ऐसा नहीं, दोनों काम नहीं करने। या तो अलग अलग एंट्री करो या कंपाउंड एक ही करो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, आप लोगों को जो इजी लगे, जो आसान लगे वो कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 2 में उसने परचेजेस किए हैं, गुड्स खरीदी हैं, तो उसका एक अकाउंट बन गया परचेजेस। ठीक है, एक अकाउंट बन गया परचेजेस। अब परचेजेस को पहले मैं देखता हूँ, मैं 44,000 वाली सिर्फ एंट्री करने लगा हूँ, 44,000 वाली, 36,000 वाली मैं अभी एंट्री नहीं करने लगा। ठीक है, तो गुड्स खरीदी है तो अकाउंट क्या बना? परचेजेस। परचेजेस का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस। परचेजेस का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस। अब मुझे बताएं परचेजेस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। ठीक है, परचेजेस में इजाफा हो रहा है, तो डेबिट करेंगे इसको। ठीक है, तो एक अकाउंट हमें पता चल गया कि डेबिट होना है। यहाँ पर हमने लिखा नंबर 2 और यहाँ पर लिखा परचेजेस अकाउंट हो गया डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस में इजाफा हुआ। ठीक है, परचेजेस में इजाफा हुआ। 44,000 रुपए की जो गुड्स उसने खरीदी हैं वो उसने नकद खरीदी थी, परचेजेस में हुआ इजाफा, तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? कैश। नकद खरीदी है, नकद खरीदी है ना, 44,000 नकद खरीदी, तो इसका मतलब है 44,000 कैश गया, तो दूसरा अकाउंट क्या आ गया? कैश। अब कैश का एलिमेंट क्या होता है? एसेट। कैश एसेट में इजाफा हुआ या कमी? कैश दिया है, गुड्स आप खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो इसमें हो गई कमी। इसका मतलब है कैश में क्या होना है? क्रेडिट। कैश में क्रेडिट होना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश अकाउंट क्रेडिट। ये क्यों क्रेडिट हुआ? एसेट में कमी हुई। उसके नीचे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, उसमें नरेशन लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद, और उसके नीचे लाइन। ठीक है, अमाउंट है इसकी 44,000, 44,000 डेबिट एंड 44,000 ही क्रेडिट। अब देखिए आगे 44,000 के आगे देखिए, बड़े बुक में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ एंड ऑन क्रेडिट कितनी है? ऑन क्रेडिट है 36,000 एंड क्रेडिट ₹36,000, और उधार 36,000 की, और उधार 36,000 की। ये भी उधार भी क्या चीज खरीद रहे हैं? गुड्स ही खरीद रहे हैं। उधार क्या खरीद रहे हैं? गुड्स ही खरीद रहे हैं। 44,000 की गुड्स नकद खरीदी और 36,000 की गुड्स उधार खरीदी। जो नकद खरीदी थी वो आपने कर दिया परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब जो उधार गुड्स खरीद रहा है 36,000 की, उसमें फिर पहला अकाउंट क्या आएगा? परचेजेस। पहला अकाउंट क्या बनेगा? गुड्स ही खरीदी है ना, तो अकाउंट उसका क्या बनेगा? परचेजेस। परचेजेस में परचेजेस का एलिमेंट क्या होगा? एक्सपेंस। परचेजेस का एलिमेंट क्या होगा? एक्सपेंस। फिर एक्सपेंस में क्या हो रहा है? इजाफा। तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हम पास करेंगे 2, और इसका नंबर इसका 2 ही रहेगा। दूसरी ट्रांजैक्शन अभी चल रही है, परचेजेस में हो गया इजाफा, तो इसको किया हमने डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस में इजाफा हो। ठीक है, अब ये जो दूसरा अकाउंट इसका ढूंढना है, क्या दूसरा अकाउंट कैश बन सकता है? अब ये 36,000 की जो गुड्स हैं ये तो उधार है, अब इसका दूसरा अकाउंट कैश नहीं बनेगा। अब क्या बनना चाहिए? नाम
उस शख्स का नाम आना चाहिए। अब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? उस शख्स का नाम। लेकिन क्या उस शख्स का नाम बताया? नाम तो बताया नहीं। अब कौन सा नाम देना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाला नाम देना पड़ेगा। अकाउंटिंग का नाम या डेटर या क्रेडिटर। जिससे पैसे लेने हो उसको नाम दिया जाता है डेटर, जिसको पैसे देने हो उसको नाम दिया जाता है क्रेडिटर। अब मुझे बताएं कि इसको पैसे देने हैं या लेने हैं? इसको हमने पैसे देने हैं। उधार चीज हम इससे खरीदी है, इसको हमने पैसे देने हैं, तो इसका नाम क्या रखेंगे? क्रेडिटर। इधर देखो बेटा, उसका नाम क्या रखेंगे? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का एलिमेंट क्या होगा? ये कर्जा है, इसको पैसे देने हैं, लायबिलिटी है इसका। लायबिलिटी में इजाफा हुआ या कमी? इजाफा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर TOR लिखता हूं, अभी आप लोग ER लिखिए यार। TOR क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट क्यों? लायबिलिटी में इजाफा हुआ। उसके नीचे लिखाऊंगा ब्रैकेट, जो भी नरेशन इसकी बनती है वो लिख देंगे, उसके नीचे लाइन लगा देंगे। ठीक है, ऐसा ना पेपर में भी आप लोग भी इधर डॉट डॉट लगा के आ जाओ, तो भाई इधर सारी नरेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट कितनी इसकी? 36,000 एंड 36,000। ओके, या तो आप ये काम करके आओगे पेपर में, 2 एंट्रियां पास करके आओगे, या फिर एक ही एंट्री पास करोगे। वो एक एंट्री कैसे पास होती है? 36,000 और 44,000 की एक ही एंट्री भी पास हो सकती है। कैसे? हमने क्या खरीदा है? गुड्स। नकद खरीदी है गुड्स और उधार खरीदी है गुड्स। चाहे नकद खरीदी है चाहे उधार खरीदी है, अकाउंट तो उसका क्या बनेगा? परचेज। जो नकद खरीदी है उसके जो नकद खरीदी है गुड्स, उसके बदले में क्या जा रहा है? कैश। तो दूसरा अकाउंट क्या आ गया? कैश। जो उधार खरीदी है गुड्स, उसका एक अकाउंट बन गया परचेसेस, और दूसरा उधार का क्या बनेगा? क्रेडिटर। क्योंकि उसके पैसे देने हैं इसलिए उसका नाम क्या आएगा? क्रेडिटर। तो टोटल कितने अकाउंट हो गए? 3 अकाउंट हो गए। अब परचेसेस का एलिमेंट एक्सपेंस, कैश का एलिमेंट एसेट, क्रेडिटर का एलिमेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेंस में, परचेसेस में क्या हो रहा है? इजाफा, प्लस लगा दिया। कैश में कमी हो रही है, कैश दिया था, कैश में हो गई कमी, माइनस लगा दिया। लायबिलिटीज में क्रेडिटर में इजाफा हुआ तो प्लस लगा दिया। एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी में इजाफा हो क्रेडिट करते हैं। मिल गए सारे। अब पहले अकाउंट कौन सा लिखा जाता है? डेबिट वाला। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस में हुआ है इजाफा। ठीक है, कैश और क्रेडिटर दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये दोनों इधर आएंगे। यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि ये एसेट में कमी हुई है, और क्रेडिटर अकाउंट भी क्रेडिट क्योंकि ये लायबिलिटी में इजाफा हुआ। ठीक हो गया? ये इस तरह एंट्री पास कर सकते हैं, एक सिंगल। ठीक है, सिंगल एंट्री इस तरह पास हो सकती है। आप बजाय 2 एंट्रियां करने के आप अकेली ये एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट इसकी जरा ध्यान से, परचेजेस के सामने कितनी अमाउंट आएगी? अब ये परचेजेस दोनों है, इकट्ठी है। कैश परचेजेस भी इसके अंदर है और क्रेडिट परचेजेस भी इसके अंदर है, यानी कि जो नकद गुड्स खरीदी है वो भी इसके अंदर है और जो उधार गुड्स खरीदी है वो भी इसके अंदर है। तो 44,000 की हमने नकद खरीदी थी और 36,000 की उधार खरीदी थी, तो टोटल परचेजेस कितनी होगी? 80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 80,000 डेबिट। ओके, कैश कितना दिया था? कैश कितना दिया था? वो जो नकद खरीदी थी कैश तो उतना ही आएगा, तो इसलिए कैश के सामने आएगा 44,000 क्रेडिट साइड में, 44,000। उधार कितनी खरीदी थी? उसके पैसे जो देने हमने वो कितने हैं? 36,000। सारी की सारी 80,000 पूरा थोड़ी देना है। अभी 44,000 को उसको नकद दे दिया, बाकी कितना रह गया? 36,000। वो उसके अभी देने हैं, वो हमारी लायबिलिटी है, कर्जा है। कर्जा सिर्फ कितना है? 36,000। ठीक है, अब देखो क्रेडिट साइड की अमाउंट कितनी आ रही है? 2 क्रेडिट हुए हैं ना काम, तो दोनों की जमा करो। 40 और 36 80,000 हो गया। तो क्रेडिट साइड में कितनी रकम आ रही है? 80,000। और डेबिट साइड में कितनी आ रही है? हर एंट्री को देख लिया करें, हर एंट्री की डेबिट साइड की रकम और क्रेडिट साइड की रकम हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लगाएं यू ब्रैकेट और इसकी जो नरेशन है वो लिख दें और उसके नीचे लाइन लगा दें। ओके, कंपाउंड एंट्री करनी हो एक सिंगल तो इस तरह कर सकते हैं आप, अगर आपने दोनों को अलग अलग करना है तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है,
वैसे आपके सामने अगर इस तरह की दो एंट्रीज लिखी हो जिसकी डेट सेम हो और उनके डेबिट वाला और डेबिट वाला अकाउंट अगर मैच हो रहे हो, इधर देखना, ये बड़ी ध्यान से बात सुनो, इधर देखो भाई, ये दोनों एंट्रीज की डेट क्या है, सेम है, ये भी नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है। अगर दोनों की डेट सेम है तो आप उन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करके एक बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? उसके लिए पहली शर्त क्या है, दोनों एंट्रियों को जिसको आपने इकट्ठा करना चाह रहे हो उन दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। एक ये कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों की डेट सेम है, ओके। अब उनको इकट्ठा करना है, कैसे करेंगे? डेबिट वाला अकाउंट और डेबिट वाला अकाउंट दोनों एक जैसे हैं, परचेजेस, ये भी परचेजेस, तो दोनों की रकम को क्या करें, इकट्ठा करके एक ही बना दें। ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये ना हो कि एक परचेजेस डेबिट हो रहा हो और एक चीज परचेजेस क्रेडिट हो रहा हो, तो फिर इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर भी डेबिट भी क्या है, परचेजेस अकाउंट, आप इधर देखो, यहाँ पर भी डेबिट क्या है, परचेजेस, तो दोनों को इकट्ठा करके हमने क्या कर दिया, एक परचेजेस डेबिट कर दिया, रकम दोनों की क्या बन गई, 80,000। ठीक है, अब देखिए इसका क्रेडिट क्या है, कैश अकाउंट, इसका क्रेडिट क्या है, क्रेडिटर अकाउंट, तो ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है, ये कैश है, ये क्रेडिटर है, दोनों जमा हो सकते हैं, दोनों की रकम इकट्ठी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो फिर हमने क्या किया, कैश को लहदा लिख दिया, क्रेडिटर को भी लहदा लिख दिया। ठीक है, इन दोनों का चूंकि डेबिट और डेबिट सेम था और दोनों की डेट भी सेम थी, इसलिए आप इनको इकट्ठा करके एक एंट्री कर सकते हो। अच्छा, अगर दोनों की डेट सेम हो और डेबिट और डेबिट सेम नहीं है लेकिन क्रेडिट और क्रेडिट सेम आ जाए तो फिर भी आप इकट्ठा कर सकते हो। यानी कि या तो डेबिट और डेबिट अकाउंट सेम होने चाहिए या क्रेडिट और क्रेडिट अकाउंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप उनको इकट्ठा करके एक एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर डेबिट डेबिट से नहीं मिल रहा, क्रेडिट क्रेडिट से नहीं मिल रहा, तो फिर आपको इकट्ठा करने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर दोनों को अलग-अलग रहेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या सिचुएशन हो सकती है? अगर सही एक ट्रांजैक्शन होता है, इसमें बिल्डिंग से नकद खरीदी और सर जी ज़मीन उधार खरीदी है, और सर जी इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, सही बिल्डिंग और सही एसेट, बिल्डिंग और लैंड को सही एसेट बना दे, सही 2 अकाउंट, तो इसके 4 अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, अगर लैंड खरीदी है और बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, लैंड खरीदी है, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर लैंड भी खरीदी है और बिल्डिंग भी खरीदी है, 2 एसेट खरीदे हैं, अगर तो 2 एसेट खरीदे हैं तो लैंड अकाउंट डिफरेंट होता है और बिल्डिंग अकाउंट डिफरेंट होता है, तो इसके 4 ये दोनों तो इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये दोनों नकद खरीदे हो तो फिर ये इकट्ठे हो सकते हैं। कैसे? कैश, क्योंकि कैश इनका कंबाइन आ जाएगा, इन दोनों के कैश सेम आ जाएगा। देखो कैसे, अगर लैंड खरीदी है तो एंट्री क्या होगी, लैंड अकाउंट डेबिट होगा, एसेट में इजाफा होगा और कैश जा रहा है, लैंड में इजाफा, कैश में कमी, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एसेट में कमी है। फिर आपने बिल्डिंग खरीदी, वो भी नकद खरीदी, तो बिल्डिंग में इजाफा और कैश में, बिल्डिंग में इजाफा हुआ, ये एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट हो गया, और कैश में क्या हो गया, कमी, कमी, एसेट में कमी। अब देखिए, इसका डेबिट और इसका डेबिट सेम है? नहीं, डेबिट और डेबिट सेम है? नहीं। क्रेडिट और क्रेडिट सेम है? इसका मतलब ये कंबाइन हो सकती है। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी, इन दोनों की डेट सेम होनी चाहिए, फिर इकट्ठी हो सकती है। सर, डेबिट वाला पहले आना चाहिए। अच्छा, अगर लैंड खरीदी है नकद, अगर, अच्छा इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, कंबाइन करके एंट्री क्या बनेगी, लैंड डेबिट होगा, बिल्डिंग भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, बस ये वाला कैश और ये वाला कैश दोनों की रकम को जमा करो, इधर क्या, अगर फर्ज करो बिल्डिंग लैंड खरीदी है 10 रुपए की, तो कैश भी 10 है, बिल्डिंग खरीदी है 15 रुपए की। अब बताओ इसकी एंट्री, अब ये कंबाइंड एंट्री करोगे तो रकमें क्या है, लैंड की रकम कितनी आएगी, 10 रुपए, बिल्डिंग की रकम क्या है, 15 रुपए, कैश कितना गया, 25 रुपए, डेबिट की रकमें जमा करो 25, क्रेडिट की रकम बराबर हो गई। ये दोनों रकमें इकट्ठी हो सकती हैं, एंट्रियां इकट्ठी हो सकती हैं। लेकिन अगर लैंड खरीदी है नकद और बिल्डिंग खरीदी है उधार, यहां पर फिर आ जाएगा क्रेडिटर। अब डेबिट और डेबिट सेम नहीं है,
क्रेडिट और क्रेडिट सेम नहीं है, कंबाइन हो ही नहीं, फिर कंबाइन करने का फायदा ही है। क्यों नहीं फायदा? डेबिट में भी दो अकाउंट लिखने पड़ेंगे, क्रेडिट वाले भी दो डिफरेंट है, वो भी दोनों ऐसे लिखने पड़ेंगे अलग-अलग। तो चार अकाउंट जो लिखने क्यों है, तो अलग-अलग ही पड़े रहने। ठीक है, समझ आ गई बात? कंबाइन कर सकते हैं लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि कंबाइन कर क्यों सकते हैं? क्योंकि डेट दोनों की सेम है, इसलिए कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर डेट भी डिफरेंट हो, इसकी डेट और है, इसकी डेट और है, फिर तो कर ही नहीं सकते। अगर डेट दोनों की डिफरेंट है, डेट दोनों की डिफरेंट है, फिर चाहे आपके अकाउंट मैच हो भी रहे, हाँ ये कैश और ये कैश मैच हो भी रहे, लेकिन डेट डिफरेंट है, आप कभी नहीं कंबाइन कर सकते, कंबाइन नहीं हो सकते, कंपाउंड एंट्री पास नहीं हो सकती। अब आप लोग पेपर में क्या करेंगे, या तो ये दो एंट्रियां करो, 44,000 अलग कर लो, 36,000 अलग कर लो, या फिर एक ही कंबाइन कर लो, लेकिन दोनों काम नहीं करके आने चाहिए। समझ आ गई बात? अगली एंट्री करिए। नहीं, कहीं भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। अच्छा, बात फिर वहीं पे आगे रुकी है, हमारा आज का भी टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्सनल यूज वाली एंट्री से ही जाके शुरू करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल आप लोगों का होमवर्क है, वीडियो बंद कर दें ताकि होमवर्क किया जाए।